हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक जेनेटिक्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और उस टॉपिक का नाम है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की जब हम स्टडी करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब आप एनसीईआरटी से बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में आपको इस शब्द का जिक्र देखने को मिलता है। अलग अलग चैप्टर्स में आप ये शब्द जो है वो कई बार सुन सकते हैं, यानी कि म्यूटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कई अनदर टॉपिक भी एनसीईआरटी में ऐसे हैं जो म्यूटेशन के कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं। म्यूटेशन एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है क्योंकि इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें जीन म्यूटेशन भी पढ़ना होता है और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को भी पढ़ना होता है। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली जो मैं फोकस करने वाला हूं वो आपको जीन म्यूटेशन पर करने वाला हूं, यानी कि आज हम जीन म्यूटेशन को ज्यादा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि म्यूटेशन जो है उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली म्यूटेशन वर्ड जो है वो ड्राइव्ड हुआ एक वर्ड से जिसका नाम है म्यूटारी, और म्यूटारी का मतलब इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो होता है टू चेंज, और हिंदी में अगर मैं बात करूं तो परिवर्तित होना। म्यूटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस में ऑल्टरेशन आ जाता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस में कोई ऑल्टरेशन आ रहा है तो उससे उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों परिवर्तित या चेंज हो जाएंगे और इस फिनोमिना को आप क्या कहेंगे, म्यूटेशन। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली म्यूटेशन एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस में ऑल्टरेशन आने की वजह से उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप और उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप जो है वो चेंज हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीएनए सीक्वेंस में आखिर ऑल्टरेशन क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। तो यहां पर आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस में जो ऑल्टरेशंस म्यूटेशन के केसेस में आते हैं वो स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं और वो इंड्यूस भी हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस होने का मतलब है कि वो नेचुरल किसी फैक्टर की वजह से, लाइक टेम्परेचर की वजह से, लाइक नेचुरली जो हमारे एटमॉस्फेयर में रेडिएशंस हैं, म्यूटाजेनिक रेडिएशंस हैं, उनकी वजह से, या किसी भी नेचुरल फैक्टर की वजह से अगर किसी ऑर्गेनिज्म में उसके डीएनए सीक्वेंस में परिवर्तन या चेंज आपको देखने को मिल रहा है तो आप उसे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कह सकते हैं। यानी डीएनए सीक्वेंस में आने वाला चेंज अगर स्पॉन्टेनियस है तो वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन माना जाएगा। कई बार म्यूटेशन के अपेयर होने का कारण ह्यूमन भी हो सकता है, यानी कि हम चाहें तो किसी ऑर्गेनिज्म में उसके डीएनए सीक्वेंस को अल्टर्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल म्यूटाजेंस या रेडिएशंस की हेल्प से, और वो भी जानबूझकर, यानी कि हम उस ऑर्गेनिज्म में उसको इंड्यूस कर सकते हैं कि उसमें म्यूटेशन कॉज हो, और ऐसे म्यूटेशन को आप इंड्यूस्ड यानी कि प्रेरित म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन कॉज किए भी जा सकते हैं और म्यूटेशन स्पॉन्टेनियसली भी कॉज होते हैं। ऑन दिस बेसिस म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहेंगे आप, और अगर इस म्यूटेशन को आपने इंड्यूस किया है किसी ऑर्गेनिज्म में उसकी वैरायटी, उसकी ब्रीड या उसकी स्ट्रैंड को इंप्रूव करने के लिए, तो आप वहां पर टर्म यूज कर सकते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ चुकी हैं तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से ही बनता है, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वो कौन सी फिनोमिना है, वो कौन सी प्रोसेस है जिसकी वजह से डीएनए में वेरिएशन कॉज हो सकता है रिकॉम्बिनेशन के अलावा, तो आपका वहां पर आंसर होगा म्यूटेशन। यानी कि द फर्स्ट फिनोमिना जिसकी वजह से डीएनए में वेरिएशन आ सकता है वो रिकॉम्बिनेशन है। तो और सेकंड जो एक प्रोसेस है जिसकी वजह से डीएनए में आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है उसको हम क्या कह सकते हैं, म्यूटेशन। तो इस पूरे नेचर में दो ऐसी प्रोसेस हैं जिनकी वजह से किसी ऑर्गेनिज्म में उसका डीएनए जो है या उसके डीएनए के जो सीक्वेंस हैं उनमें आपको परिवर्तन या चेंज देखने को मिल सकता है। एक रिकॉम्बिनेशन जिसको हम हिंदी में पुनर्संयोजन कहते हैं, और दूसरा म्यूटेशन जिसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं।
अब कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हिस्टोरिकल रिव्यू पर आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन करता है कि म्यूटेशन को सबसे पहले प्लांट में स्टडी किसने किया, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा ह्यूगो डी ब्रीज ने। और आपसे अगर पूछा जाता है कि वो फर्स्ट प्लांट कौन सा है जिस पर ह्यूगो डी ब्रीज ने म्यूटेशन को रिकॉग्नाइज किया था, तो आपका आंसर होगा ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ओइनोथेरा लेमार्कियाना को हम बहुत कॉमनली इवनिंग प्राइम रोज के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया इवनिंग प्राइम रोज, PRIM प्राइम रोज। तो इवनिंग प्राइम रोज एक कॉमन नेम है ओइनोथेरा लेमार्कियाना का, और इस पर म्यूटेशन को सबसे पहले स्टडी किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। यहां पर मैं आपको यह भी बता देता हूं कि हमारा डीएनए तो हमारी बॉडी की रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी प्रेजेंट है और हमारी बॉडी की नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी प्रेजेंट है। मेरे कहने का मतलब है, अगर हमारी बॉडी में डीएनए सीक्वेंस में आने वाला चेंज हमारी सोमैटिक सेल के डीएनए में आ रहा है, यानी कि जो डीएनए सीक्वेंस में ऑल्ट्रेशन आ रहा है वो आपकी सोमैटिक सेल के डीएनए में ऑल्ट्रेशन आ रहा है, तो आप ऐसी कंडीशन में उन म्यूटेशन को सोमैटिक म्यूटेशन कह सकते हैं। और याद रखिए कि सोमैटिक म्यूटेशन इनहेरिटेड नहीं हो सकते क्योंकि सोमैटिक सेल रिप्रोडक्टिव नहीं है। पर अगर आपके जर्म सेल्स के डीएनए सीक्वेंस में अगर कोई ऑल्ट्रेशन आ रहा है तो आप उस म्यूटेशन को जर्मिनल म्यूटेशन कह सकते हैं, और यह म्यूटेशन डेफिनेटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेड होंगे क्योंकि हमारी जर्म सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। ह्यूगो डी ब्रीज ने अनफॉर्चुनेटली जिन म्यूटेशन को स्टडी किया था ओइनोथेरा लेमार्कियाना में, वो ऐसे म्यूटेशन या डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन थे जो कि सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट डीएनए सीक्वेंस के ऑल्ट्रेशन की वजह से अपेयर हुए थे, और इस वजह से उन्होंने ये देखा कि जो भी एक नया ट्रेट, एक नया कैरेक्टर इस प्लांट में एज अ म्यूटेंट कैरेक्टर उन्होंने ऑब्जर्व किया था वो इनहेरिटेड नहीं हो सकता था। दैट इज द रीजन कि हम आज म्यूटेशन के रियल इन्वेंटर किसको मानते हैं, तो आपका आंसर होगा TH मॉर्गन को, क्योंकि म्यूटेशन की स्टडी सक्सेसफुली एनिमल्स में करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है TH मॉर्गन, TH मॉर्गन। और उन्होंने ड्रोसोफिला में म्यूटेंट कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज किया और ऐसे म्यूटेंट कैरेक्टर को या ऐसे म्यूटेशन को स्टडी किया जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेड भी हो सकते थे। तो ये एक हिस्टोरिकल रिव्यू है जो आपकी काम आ सकता है, हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो म्यूटेशन है वो एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। म्यूटेशन कैसे वेरिएशन है, तो आपका आंसर होगा ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। एंड क्या मीनिंग होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का, तो मैं आपको बता देता हूं कि वेरिएशंस दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, यानी कि एक ही पेरेंट के वेरियस ऑफस्प्रिंग्स जो आपस में एक दूसरे से विभिन्नता रखते हैं वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है, दैट इज द अलीलिक वेरिएशन। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन कॉज हो रहा है सडनली और वो उससे पहले आपको उस ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिला, उसकी प्रीवियस जनरेशन में आपको देखने को नहीं मिला, बल्कि किसी पर्टिकुलर जनरेशन में कोई एक वेरिएशन डीएनए सीक्वेंस में ऑल्ट्रेशन की वजह से अगर आपको सडनली देखने को मिलता है तो आप वहां पर टर्म यूज कर सकते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। आप बस इतना याद रखिए कि म्यूटेशन कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन नहीं है, म्यूटेशन एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। एंड म्यूटेशन कैन बी क्लासिफाइड into 3 different type on the basis of size and quality। तो मेरी बात को आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा म्यूटेशन में क्या होता है, तो आपका आंसर था डीएनए सीक्वेंसेस जो होते हैं उनमें ऑल्ट्रेशन आ जाता है। डीएनए सीक्वेंस में आने वाले ऑल्ट्रेशन को आपने क्या बोला, म्यूटेशन। अब हम सभी जानते हैं कि डीएनए के ऐसे फंक्शनल सेगमेंट्स जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल या एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम उन सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं, जीन। तो अगर डीएनए सीक्वेंस में आने वाला जो ऑल्ट्रेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट यानी कि जीन में कॉज हो रहा है, तो आप ऐसे म्यूटेशन को क्या कह सकते हैं, जीन म्यूटेशन।
पहली चीज। और यह भी हम सभी जानते हैं कि डीएनए जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में स्पेशली हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से अपने आप को कंडेंस करके रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिनको आप क्रोमोसोम कहते हैं। और अगर कोई म्यूटेशन इस तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म में अपेयर हो रहा है जिससे कि क्रोमोसोम्स के नंबर अफेक्टेड हो जाएं या किसी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई ऑल्ट्रेशन आपको देखने को मिले, तो आप उन म्यूटेशन को क्रोमोसोमल म्यूटेशन कह सकते हैं। तो यहां पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो ऑल्ट्रेशन डीएनए सीक्वेंस में आ रहा है, समटाइम वो ऑल्ट्रेशन की वजह से कॉज होने वाले म्यूटेशन जीन म्यूटेशन हो सकते हैं और वो कई बार क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी हो सकते हैं। अब जीन एक छोटी चीज है, दैट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। और क्रोमोसोम एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि एक क्रोमोसोम थाउजेंड्स ऑफ जीन को कैरी किए होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड क्वालिटी, यानी कि म्यूटेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप फिनोटाइप जो परिवर्तित होगा, अल्टर्ड होगा, चेंज होगा, उससे ऑर्गेनिज्म कितना ज्यादा अफेक्टेड होगा, यानी म्यूटेशन का प्रभाव किसी ऑर्गेनिज्म पर कितना ज्यादा या कितना कम पड़ने वाला है। इस बेसिस पर म्यूटेशन को हम 3 डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जीन म्यूटेशन। देखिए, जीन म्यूटेशन में केवल अफेक्ट कौन होगा? एक सिंगल जीन। बाकी सभी जीन और क्रोमोसोम्स के नंबर और पेयर्स बिल्कुल नॉर्मल होंगे उस ऑर्गेनिज्म में। बस किसी एक पर्टिकुलर जीन में डीएनए सीक्वेंस अफेक्ट होगा जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म में वो पर्टिकुलर कैरेक्टर या उस कैरेक्टर से रिलेटेड अनदर कैरेक्टर अफेक्टेड हो सकते हैं और उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन या कह सकते हैं कोई नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, कोई जेनेटिक डिसीज आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि म्यूटेशन की वजह से क्रोमोसोम्स जो हैं, म्यूटेशन की वजह से क्रोमोसोम्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर अफेक्टेड हो रहा है, यानी कि किसी एक क्रोमोसोम में उसका कोई पर्टिकुलर सेगमेंट डिलीट हो रहा है या कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रहा है या वो इन्वर्जन कर रहा है या वो ट्रांसलोकेट हो रहा है विद अनदर हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। इन सच कंडीशन दिस टाइप ऑफ म्यूटेशंस आर नोन एज क्रोमोसोमल एबिरेशन। क्रोमोसोमल एबिरेशन पर हम आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि क्रोमोसोमल एबिरेशन में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आने वाले चेंज की वजह से ऑर्गेनिज्म में या इंडिविजुअल में म्यूटेशन कॉज होता है। और तीसरी जो वैरायटी है दैट इज द जीनोमैटिक म्यूटेशन, द लार्जेस्ट म्यूटेशन, यानी कि सबसे ज्यादा अगर अफेक्टेड हो सकता है कोई इंडिविजुअल ड्यू टू म्यूटेशन तो दे आर जीनोमैटिक म्यूटेशन। बिकॉज कि जीनोमैटिक म्यूटेशंस का कॉज होने का जो मेन रीजन है वो क्रोमोसोम्स में आने वाले न्यूमेरिकल चेंज है। न्यूमेरिकल चेंज मतलब कि एक क्रोमोसोम जो होगा उसके पेयर में जो 2 क्रोमोसोम हैं, यानी कि एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो ऑर्गेनिज्म में है, वो पेयर में 2 क्रोमोसोम की जगह 3 क्रोमोसोम का होना, यानी ट्राइसोमिक। 2 में से एक क्रोमोसोम का बचना, एक का डिलीट हो जाना यानी कि मोनोसोमिक। दोनों का डिलीट हो जाना यानी कि नलसोमी। एंड हो सकता है 2 क्रोमोसोम की जगह 4 हो जाए यानी टेट्रासोमी। यानी कि अगर किसी भी तरीके से क्रोमोसोम के नंबर अफेक्टेड हो रहे हैं, या तो पेयर अफेक्टेड हो रहा है या पूरा सेट अफेक्टेड हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड की जगह टेट्राप्लॉइड बन जाए, हेक्साप्लॉइड बन जाए, तो आप उन म्यूटेशंस को जनरली जीनोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। तो मैं अगर इनका एक सीक्वेंस आपको डिफाइन करूं कि सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट म्यूटेशन कौन सा है, यानी कि ऐसे म्यूटेशन जिनकी वजह से ऑर्गेनिज्म में जो इफेक्ट कॉज होंगे वो कम होंगे कंपैरेटिवली टू अनदर, तो मैं कहूंगा सबसे छोटा जीन म्यूटेशन साइज एंड क्वालिटी के बेसिस पर, उससे ज्यादा खतरनाक क्रोमोसोमल एबिरेशन और सबसे ज्यादा खतरनाक जीनोमैटिक म्यूटेशन। एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि म्यूटेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट ही कॉज करें, यह हमेशा जरूरी नहीं होता है। कई बार ऑर्गेनिज्म में आने वाले म्यूटेशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में डिसकंटिन्यूअसली सडनली कोई ऐसा चेंज आपको देखने को मिलता है उसके जीनोटाइप या फिनोटाइप में जिसकी वजह से वो अपने इन्वायरमेंट या नेचर में ज्यादा बेटर सरवाइव कर सकता है, तो हम उन्हें पॉजिटिव म्यूटेशन कह सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिव म्यूटेशंस आर अडप्टेशन, अनुकूलन। एंड अगर ऐसा होता है कि
किसी म्यूटेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म में कोई नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑर्गेनिज्म में उसका कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन, एक्टिविटी, बॉडी की एक्टिविटी नेगेटिवली अफेक्टेड हो रही है, तो आप वहां पर उस म्यूटेशन को नेगेटिव म्यूटेशन कह सकते हैं। और वो जीन डिसऑर्डर हो सकता है, वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है, या कॉमनली बात करूं तो वो एक जेनेटिक डिसीज वाली कंडीशन हो सकती है। तो हमारे आज के लेक्चर में मैं आपको फोकस करूंगा जीन म्यूटेशन को, और मैं आपको बता दूं कि जीन म्यूटेशन में एक चीज तो बिल्कुल फिक्स हो जाती है कि जो डीएनए सीक्वेंस में आने वाला चेंज होगा वो विद इन जीन होगा। एक जीन के अंदर ही कोई चेंज आपको देखने को मिलेगा, ऑल्टरेशन आपको देखने को मिलेगा। अब यह भी दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। जीन म्यूटेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। फर्स्ट इज पॉइंट म्यूटेशन, जिसको हम जीन पॉइंट म्यूटेशन भी कह सकते हैं, और सेकंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक जीन पॉइंट म्यूटेशन और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और अब मुझे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना है वो ये कि आप अब समझेंगे कि जीन पॉइंट म्यूटेशन क्या होते हैं। तो देखिए, जीन पॉइंट म्यूटेशन में ये तो एकदम क्लियर है कि एक जीन जो है उसके अंदर ही कोई ऑल्टरेशन आने वाला है विद इन जीन। लेकिन जीन पॉइंट म्यूटेशन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसमें किसी एक पर्टिकुलर जीन का कोई एक सिंगल बेस पेयर ही अफेक्टेड होगा, यानी कि पूरा जीन अफेक्टेड नहीं होगा, बल्कि उस जीन में प्रेजेंट बेस पेयर्स में से किसी एक पर्टिकुलर बेस पेयर में ही आपको ऑल्टरेशन देखने को मिलेगा। और ये ऑल्टरेशन डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन ही होंगे, ये एकदम फिक्स बात हो जाती है। तो मैंने क्या बोला आपको मैं सिंप्लीफाइड कर देता हूं। जीन पॉइंट म्यूटेशन ऐसे म्यूटेशन है जिनमें किसी एक जीन का एक सिंगल बेस पेयर इस तरीके से अफेक्टेड होता है कि उस पर्टिकुलर बेस पेयर का प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन हो जाता है किसी अनदर बेस पेयर से। इससे कभी भी जीन की जो साइज होती है वो अफेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई एक बेस पेयर जा रहा है तो उसकी जगह कोई अनदर बेस पेयर आ रहा है, यानी कि यहां पर प्रतिस्थापन हो रहा है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इस वजह से कभी भी जीन पॉइंट म्यूटेशन में जीन का जो फ्रेम होता है, साइज होती है, वो अफेक्टेड नहीं होती है। इवन आफ्टर म्यूटेशन उस जीन में नंबर ऑफ बेस पेयर जो होते हैं वो कांस्टेंट बने होते हैं, नियत बने होते हैं। चलिए एग्जाम्पल के बेसिस पर मैं आपको समझाता हूं। आप कंसीडर करिए कि ये आपके सामने एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मैंने ले लिया, जिसमें ये स्ट्रैंड 5 to 3 प्राइम है और ये स्ट्रैंड जो है वो 3 to 5 प्राइम है। हम सभी जानते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, जिसमें जो स्ट्रैंड 5 to 3 प्राइम हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, और जो स्ट्रैंड 3 to 5 हम लोग स्टडी करते हैं उस स्ट्रैंड को हम एंटी सेंस या एंटी कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। तो मैंने यहां पर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ले लिया रिलैक्स फॉर्म में, और उसमें दो स्ट्रैंड मैंने यहां पर बना दिए हैं। जो टॉप पर आपको स्ट्रैंड दिखाई दे रही है वो 5 to 3 प्राइम स्ट्रैंड है, और ये एक कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड में मानूंगा, और नीचे वाली स्ट्रैंड को मैं यहां पर एंटी सेंस स्ट्रैंड कह सकता हूं, क्योंकि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट होती हैं। सेंस स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसमें इंफॉर्मेशन, एक्चुअल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड होती है इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड हमेशा सेंस स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट होती है। ये आपको बेसिक नॉलेज पहले से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मैंने यहां पर आपके सामने एक ओरिजिनल सीक्वेंस बना दिया, यानी कि ये डीएनए में एक ओरिजिनल सीक्वेंस मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां से लेकर, देखिए ये मैंने लाइन लगा रखी है, यहां से लेकर यहां तक का जो एक सेगमेंट है उसको मैं एक जीन कंसीडर कर रहा हूं। ये क्या है? एक जीन। ये एक जीन है, इतना सेगमेंट डीएनए का, और इसमें जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो है GCGCTA यानी कि जो कोडिंग स्ट्रैंड पर सीक्वेंस है वो मैंने आपको दिखा दिया, और एंटी सेंस स्ट्रैंड पर इसका कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस क्या होगा? तो G का कॉम्प्लीमेंट यहां पर होगा C का कॉम्प्लीमेंट यहां पर होगा G का कॉम्प्लीमेंट यहां पर अगेन होगा C, यहां पर C का कॉम्प्लीमेंट होगा G, यहां पर T का कॉम्प्लीमेंट होगा A का कॉम्प्लीमेंट बेस यहां पर होगा T का कॉम्प्लीमेंट बेस A
इस ए का कॉम्प्लीमेंट बेस यहां पर होगा टी, सी का कॉम्प्लीमेंट बेस यहां पर होगा जी। इस तरीके से मैं जल्दी से ये बना देता हूं। ये चीजें आप बहुत बेसिक हैं और पहले से भी जानते हैं। इस तरीके से मैंने आपको ये दिखा दिया कि एक डीएनए का सेगमेंट हमने ले लिया है जो जीन है, और उस पर ये ओरिजिनल सीक्वेंस मैं आपको दिखा रहा हूं। दिस इज द ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विद इन जीन। अब मैं आपको बताता हूं कि जब पॉइंट म्यूटेशन होगा तो उसमें कंडीशन क्या होगी कि केवल एक सिंगल बेस पेयर ही अफेक्टेड होगा, एक सिंगल बेस पेयर ही अफेक्टेड होगा। अब आप कंसीडर करिए कि जीन पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो सिंगल बेस अफेक्टेड हो रहा है या सिंगल बेस पेयर जो अफेक्टेड हो रहा है वो ये बेस पेयर है, यानी कि ए सेंस स्ट्रैंड पर ए और उसका कॉम्प्लीमेंट एंटी सेंस पर क्या है टी। तो जो बेस पेयर अफेक्टेड हो रहा है ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन वो मैंने आपको यहां पर मार्क करके बता दिया है। एंड आप देखेंगे कि आफ्टर द म्यूटेशन यहां पर ए की जगह पर यानी ए का सब्स्टिट्यूशन किससे हो जाता है जी से, और अगर ए का सब्स्टिट्यूशन जी से होगा सेंस स्ट्रैंड पर तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री नीचे क्या आ जाएगा टी की जगह पर सी, यानी कि ए टी का सब्स्टिट्यूशन यहां पर किससे हो गया जी सी बेस पेयर से, या सेंस स्ट्रैंड पर मैं बात करूं तो ए सब्स्टिट्यूटेड बाय जी। ऐसे म्यूटेशन को आप जनरली क्या कंसीडर करते हैं तो आप कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि जीन पॉइंट म्यूटेशन में डीएनए के सीक्वेंस में आने वाला ऑल्ट्रेशन कुछ इस तरह से होता है कि किसी डीएनए के एक फंक्शनल सेगमेंट जिसको हम जीन कहते हैं उसमें एक सिंगल बेस पेयर अफेक्टेड होता है। इस तरीके से अफेक्टेड होता है कि उसका सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन हो जाता है किसी अनदर बेस पेयर से। जैसे कि हमारे एग्जांपल में सेंस स्ट्रैंड पर ए नाम का जो बेस था वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है जी नाम के बेस से, और आफ्टर म्यूटेशन आप देखेंगे जो डीएनए का सीक्वेंस है जीन में वो अल्टर्ड या उसमें ऑल्टरेशन आपको देखने को मिलेगा, और इस ऑल्टरेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप और फिनोटाइप अफेक्टेड हो सकता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो जीन पॉइंट म्यूटेशन की प्रोसेस है उसको भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जीन पॉइंट म्यूटेशन जो है वो भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जीन पॉइंट म्यूटेशन को हम कितने दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, आपको हमेशा याद रखना है, और वो 2 टाइप्स जो हैं इसके वो है एक ट्रांजिशन और एक है ट्रांसवर्जन। तो मैं इसको फिर से एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जब भी जीन पॉइंट म्यूटेशन होगा तो यह पक्का है कि एक जीन के किसी एक बेस पेयर में सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन अब सब्स्टिट्यूशन जिस बेस का हो रहा है वो किस पर्टिकुलर बेस के साथ हो रहा है इस पर डिपेंड करेगा कि जीन पॉइंट म्यूटेशन ट्रांजिशन होगा या वो ट्रांसवर्जन होगा। तो मैं एक ओरिजिनल सीक्वेंस सबसे पहले बना लेता हूं। ये डीएनए के एक सेगमेंट को मैं यहां पर ले रहा हूं जिसको मैं जीन कह सकता हूं। इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहां पर आपको बनाकर दिखा दिया है। अब आप कंसीडर करिए कि ऊपर जो मैंने ये सीक्वेंस बनाए हैं ये ओरिजिनल सीक्वेंस हैं। अब ट्रांजिशन टाइप ऑफ जीन पॉइंट म्यूटेशन में क्या होने वाला है तो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि ट्रांजिशन टाइप्स के जीन पॉइंट म्यूटेशन में आपको यह देखने को मिलता है कि जो यहां पर ओरिजिनल सीक्वेंस में सी की प्रेजेंस है, अगर उस सी का सब्स्टिट्यूशन अगर इस सी का सब्स्टिट्यूशन टी से हो जाता है, या फिर ओरिजिनल सीक्वेंस में कोई बेस मान लीजिए टी है और उसका सब्स्टिट्यूशन सी से हो जाता है, या ए का सब्स्टिट्यूशन जी से हो जाता है, या जी का सब्स्टिट्यूशन ए से हो जाता है। तो आप एक चीज गौर कीजिए यहां पर कि अगर सी टी से या टी सी से सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो ये सब्स्टिट्यूशन क्या है तो आप कहेंगे पायरिमिडीन टू पायरिमिडीन, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो साइटोसिन और थाइमिन है वो दो ऐसे बेस हैं जिन्हें हम पायरिमिडीन मानते हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूशन पायरिमिडीन टू पायरिमिडीन हो रहा है तो आप उसे कहेंगे ट्रांजिशन, या फिर सब्स्टिट्यूशन प्यूरिन टू प्यूरिन हो रहा है, यानी ए जी के साथ सब्स्टिट्यूट हो रहा है या जी जो है वो ए के साथ सब्स्टिट्यूट हो रहा है,
तो भी आप उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन टाइप ऑफ जीन पॉइंट म्यूटेशन की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें जो एक सिंगल बेस पेयर प्रेजेंट है किसी जीन में, उसमें कोडिंग स्ट्रैंड पर या सेंस स्ट्रैंड पर जो बेस हम स्टडी करेंगे, अगर वो प्यूरिन है और उसका सब्स्टिट्यूशन प्यूरिन से ही हो रहा है, या वो पायरिमिडीन है और उसका सब्स्टिट्यूशन पायरिमिडीन से ही हो रहा है, तो आप वहां पर टर्म यूज करेंगे ट्रांजिशन टाइप ऑफ जीन पॉइंट म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिनल सीक्वेंस जो था वो था GC GC TAT। अब मान लीजिए C यहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है T से, बाकी सभी सीक्वेंस जो हैं वो एज इट इज बने होते हैं। तो यहां पर आपने देखा C का सब्स्टिट्यूशन किससे हो गया, T से। तो C क्या है, पायरिमिडीन, और उसकी जगह पर जो कोडिंग स्ट्रैंड पर हमें स्टडी करना है, जो बेस आया वो है आपका थाइमिन, और C और T दोनों क्या है, पायरिमिडीन। तो हम यहां पर पायरिमिडीन टू पायरिमिडीन की वजह से इस जीन पॉइंट म्यूटेशन को क्या कंसीडर करेंगे, ट्रांजिशन। अब इसके अपोजिट है ट्रांसवर्जन। ओरिजिनल सीक्वेंस है GC GC TAT। अब कंसीडर करिए कि अगर C का सब्स्टिट्यूशन अगर A से हो जाता है, या C सब्स्टिट्यूट हो जाता है आपका G से, या तो C का सब्स्टिट्यूशन A से हो या C सब्स्टिट्यूट बाय G, या मैं कह सकता हूं कि कोई बेस A है और वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है C से, या कोई बेस अगर A है और वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है मान लीजिए T से। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें प्यूरिन टू पायरिमिडीन सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सिंपल वर्ड में बात करूं तो अगर इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि प्यूरिन टू पायरामिडीन या पायरामिडीन टू प्यूरिन, अगर कोई भी प्यूरिन है, फॉर एग्जांपल A और G प्यूरिन है और उनका सब्स्टिट्यूशन अगर पायरामिडीन यानी C या T से हो रहा है तो भी ट्रांसवर्जन है, या फिर कोई पायरामिडीन है लाइक CT साइटोसिन एंड थाइमिन और उनका सब्स्टिट्यूशन अगर प्यूरिन से हो रहा है लाइक A या G से, तो आप वहां पर ऐसे जीन पॉइंट म्यूटेशन को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्जन। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो ओरिजिनल सीक्वेंस जो था वो था GC G। अब C का सब्स्टिट्यूशन अगर मैं यहां पर A से कर देता हूं, बाकी सीक्वेंस को एज इट इज रख देता हूं, तो यहां पर C सब्स्टिट्यूट होता है A से। A से सब्स्टिट्यूट हुआ मतलब C क्या है यहां पर, तो आप कहेंगे पायरिमिडीन है, और A जो सब्स्टिट्यूशन के बाद यहां पर आ रहा है वो क्या है, प्यूरिन है। तो आप ऐसे म्यूटेशन को ट्रांसवर्जन जीन पॉइंट म्यूटेशन कह सकते हैं। तो एक चीज तो एकदम स्पष्ट मैंने यहां पर कर दी कि कोई भी जीन पॉइंट म्यूटेशन में विद इन जीन एक सिंगल बेस पेयर अफेक्टेड होता है। इस तरीके से अफेक्टेड होता है कि वो सिंगल बेस पेयर किसी अनदर बेस पेयर से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। लेकिन अगर डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड पर या सेंस स्ट्रैंड पर जो बेस सब्स्टिट्यूट हो रहा है, अगर वो प्यूरिन टू प्यूरिन या पायरिमिडीन टू पायरामिडीन हो रहा है तो वो ट्रांजिशन है, और अगर वो प्यूरिन टू पायरामिडीन या पायरामिडीन टू प्यूरिन हो रहा है तो वो ट्रांसवर्जन है। चलिए आगे आपको बताता हूं अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ जीन पॉइंट म्यूटेशन। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन करता है कि जीन पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ह्यूमन में होने वाली कोई एक बीमारी का आप नाम बताइए, तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा सिकल सेल एनीमिया। और इसके बारे में मैं आपको ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज में काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिसीज है जिसमें हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, और उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चैन होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। तो सिकल सेल एनीमिया के केसेस में जनरली क्या होता है कि आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसकी बीटा पॉलीपेप्टाइड चैन